हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में दूसरा चैप्टर मोशन। जिसे कि हम लोग हिंदी में गति भी कहते हैं। तो गति क्या होता है? Position of objects change with time. Position of objects change with time. समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति का बदलना। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है उसका पोजीशन चेंज होगा। कब होगा चेंज होगा? उस समय के अनुसार उसका जो है उसका अवस्था चेंज होगा। तो हम लोग जो है अगर दो वस्तु का तुलना करते हैं, जैसे एक वस्तु जिसे हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो हम गति में हैं। किसके सापेक्ष में तुलना करेंगे? या तो फिर दीवार के सापेक्ष में तुलना करेंगे या फिर ये ब्लैक बोर्ड के सापेक्ष तुलना करेंगे। मतलब ये स्थिर है, इसकी तुलना में हम जो है गति में हैं, हम चल रहे हैं, मेरा गति है। तो गति को जो है बताने के लिए हमको क्या चाहिए? एक दूसरा वस्तु चाहिए। मतलब एक दूसरा वस्तु से तुलना करेंगे तभी हम जो है गति के बारे में बता पाएंगे कि एक वस्तु स्थिर है और दूसरा वस्तु गति में है। तो गति में है तो किसकी तुलना में? स्थिर वस्तु की तुलना में। तो हमको चाहिए क्या? किसी वस्तु का गति के बारे में बताने के लिए लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए क्या चाहिए? हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट, या फिर इसी को हम लोग दूसरा चीज़ कहें, दूसरा शब्द में तो ओरिजिन, मतलब रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। जैसे आपका घर का एड्रेस, अगर कोई अनजान व्यक्ति पूछेगा कि आपका घर का एड्रेस कहाँ है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे कि जैसे आपके घर के नज़दीक में कोई लैंडमार्क, कोई पहचान चिन्ह होता है, कोई प्रसिद्ध स्थान, जैसे मंदिर हो जाता है, बोल देंगे मंदिर के नज़दीक है, या तो फिर टावर के नज़दीक है, या फिर स्कूल के आगे, या तो फिर हॉस्पिटल के आगे। इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, एक लैंडमार्क चाहिए बताने के लिए। तो उसी तरह से हमको जो है गति बताने के लिए पहले एक रेफरेंस पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा। तभी जो है रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो उसी से हम तुलना करेंगे कि कोई भी वस्तु किस दिशा में गति कर रहा है, या तो फिर वो गति कर रहा है उसके तुलना में गति कर रहा है, या तो फिर वो विराम में होगा। तो इसको बताने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे अगर हम तुलना करेंगे सूर्य का गति, सूर्य और पृथ्वी जैसे है, सन हुआ, सन, तब इसके चारों ओर जो है पृथ्वी जो है क्या करता है? चक्कर काटते रहता है। सनसेट हो रहा है, सनसेट, सनसेट, सनराइज, सनराइज, सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य का अस्त हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? ये आप लोग तो ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे कि जो है पृथ्वी जो है
क्या सूर्य के चक्कर चारों ओर चक्कर काटता है। अपने अक्ष पर जो है 24 घंटा में एक चक्कर काटता है, जिसके चलते दिन और रात होता है, और जो है 365 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करता है। तो और इसमें जो है सीजन भी आता है, चेंजिंग ऑफ सीजन्स, कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं कि वो गति में है, जैसे हवा का चलना। अगर हवा चलता है तो अब कैसे पता कीजिए कि हवा गति में है? हवा को तो हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे महसूस करते हैं? जब जो है पेड़ का जो है टहनी हिलता है, या फिर पत्ता हिलता है, या तो फिर धूल वगैरह जो है आंधी वगैरह चलता है, तो हम लोग महसूस करते हैं कि जो है हवा गति में है। तो आगे हम लोग देखते हैं गति के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। पहला हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा सर्कुलेटरी मोशन। तीसरा हो जाएगा रोटेटरी मोशन। चौथा हो जाएगा वाइब्रेटरी मोशन। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग को जितना मोशन के बारे में पढ़ना है उसको देख रहे हैं। उसके बाद बाकी जो और टॉपिक और जो मोशन आएगा तो उसको हम लोग जहाँ पर फिजिक्स में जिस चैप्टर में आएगा वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन एक सीधी रेखा में अगर गति होता है तो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। सर्कुलेटरी मोशन मतलब एक सर्किल में गति होगा, एक सर्किल फॉर्म में, तो उसको हम सर्कुलेटरी मोशन कहेंगे। उसी तरह से रोटेटरी मोशन हुआ, मतलब रोटेशन के अनुसार होता है, रोटेट करता है। और वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन में होता है। तो हम लोग अभी देखेंगे मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब एक लाइनियर गति जो है, एक सीधा डायरेक्शन में उसका गति कैसा होगा उसको हम लोग देखेंगे। देखिए एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं। ये ओ हो गया, ओरिजिन हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। 5 5 बढ़ाते जाइए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 तक हम लोग लेते हैं। 25 में एक सी पॉइंट आता है,
35 में एक बी पॉइंट आएगा, ए पॉइंट 60वां पर स्थित है ए पॉइंट। मान लेते हैं कि ये जो है 5, 10, 15 ये जो है किलोमीटर में है, और ये एक बिंदु है जहाँ पर वस्तु आएगा। मान लेते हैं ये ओरिजिन इसका ओ है, ठीक है, ओरिजिन ओ है, और आगे चल करके 25 किलोमीटर तक आएगा तो बिंदु सी है, 35 किलोमीटर तक आएगा तो बिंदु बी है, और 60 किलोमीटर तक आएगा तो बिंदु ए है। ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट, या कह सकते हैं ओरिजिन, जहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई भी स्टार्ट करता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है ओ से चलेगा ए तक जाएगा, ठीक है, ओ से आता है ए तक, ओ ए प्लस, अब यहाँ से लौट करके आएगा सी तक, तो ये हो गया ए सी, ओ ए प्लस ए सी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 60 माइनस 25 घटा देंगे, 60 माइनस 25 35, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर हो जाएगा ओ ए, मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति आएगा ओ बिंदु से यहाँ ए तक आएगा, तो ये हो गया ओ ए बिंदु से फिर आएगा सी बिंदु तक ए सी, तो ओ ए का वैल्यू हो गया 60 किलोमीटर है, और ए सी का वैल्यू है निकाले हैं अभी 35, तो यह हो गया 35, तो यह हो गया 95 किलोमीटर वो यात्रा किया है, उसका दूरी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 95 किलोमीटर। तब डिस्टेंस बताने के लिए हमको क्या, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा किस चीज़ का, डायरेक्शन का ज़रूरत है। मान लीजिए हम लोग इस बिंदु से यहाँ तक आए, बोल रहे हैं 60 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक गए, तो ये हो गया 95 किलोमीटर हम लोग गए। तो उसके लिए जो है क्या ज़रूरत नहीं है हमको, क्या डायरेक्शन बताने की ज़रूरत, नॉर्थ की ओर गया कि साउथ की ओर गया, ये इसका ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग को बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक गया, उसका हम लोग दूरी निकाल लिए। तब फॉर डिस्टेंस के लिए जो है दूरी के लिए हम लोग दूरी कहेंगे, इसके लिए क्या सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग कहते हैं, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। और उसके लिए क्या डायरेक्शन का जरूरत है, नो नीड ऑफ डायरेक्शन। दूरी को बताने के लिए जो है हमको डायरेक्शन बताने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे कि 95 किलोमीटर उसने यात्रा किया, तो 95 किलोमीटर हो गया। उसको दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस दिशा में जा रहा है। अगर हम इसका अगर पूछें कि पहला स्थिति में यहाँ था, ओरिजिन इसका यहाँ था, लास्ट में वो कहाँ था, अंतिम पॉइंट कहाँ है, अंतिम पॉइंट यहाँ तक आया, सी पॉइंट तक, तो अभी प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी क्या है, तो ये जो है 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये कहला जाएगा, यही चीज़ कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। तो इसका परिभाषा हो जाएगा the shortest distance
मतलब सबसे कम से कम दूरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल, प्रारंभिक अवस्था से, फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो विस्थापन हम लोग क्या कहेंगे, जितना दूरी ट्रेवल किए, जितना दूरी हम लोग गए, डिस्टेंस ट्रेवल किए, उसको हम लोग नहीं कहेंगे विस्थापन। विस्थापन कहेंगे कहाँ, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक अवस्था यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो यहाँ से हम लोग ए पॉइंट तक आए थे, ए पॉइंट से फिर सी पॉइंट तक गए थे, तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे। अंतिम अवस्था में वो कहाँ पर स्थित होगा और प्रारंभिक अवस्था में कहाँ है, यही दोनों का अंतर जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहेंगे। तो इसका परिभाषा हो जाएगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे कम दूरी, मेजर्ड जो मापा जाएगा, फ्रॉम कहाँ, इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था के बीच का सबसे कम का दूरी जो होगा उसी को हम लोग विस्थापन कहेंगे। इसको देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला कंडीशन हो जाएगा OA, मतलब कोई व्यक्ति O बिंदु से स्टार्ट करेगा और A बिंदु तक आएगा, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो देखिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देख रहे हैं 0 से 60 किलोमीटर, तो ये हो गया 60 किलोमीटर, ये दूरी हो गया। अब इसमें निकालेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये बताइए अब क्या होगा। ये भी जो है कह रहा है प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच का कम से कम का दूरी जो होगा उसी को हम लोग विस्थापन कहेंगे। परिभाषा में हम लोग देखे थे, तब देखिए 0 से A, ये भी हो जाएगा 60 किलोमीटर। कोई दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं है कि इसमें ये हो जाएगा। तो इसमें दोनों समान रहेगा, डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर। अब आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं। O से A की ओर जाएगा, O से A, उसके बाद देन A to B, मतलब पहले O से A तक आएगा, ठीक है, उसके बाद जो है A से B तक फिर आएगा, यहाँ तक आया, उसका हमको बताना है। तो देखिए डिस्टेंस निकालिए इसका, डिस्टेंस। तो इसमें हो जाएगा O से A की दूरी प्लस A से B की दूरी। तो O से A की दूरी क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर है। और देखिए A से B की दूरी, ये 60 है, ये 35 है, इसमें घटाइए कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 85 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हुआ, मतलब 85 किलोमीटर का वो दूरी तय किया। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि कितना होगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब देखिए O से A तक आया, फिर B तक आया, तो प्रारंभिक अवस्था यहाँ है और अंतिम अवस्था यहाँ है B पर, तो इसको घटा देंगे B to O। तो यहाँ से घटाने का भी ज़रूरत नहीं, ये 0 हो गया, यहाँ 35 हो, 35 में 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 35 किलोमीटर विस्थापन हो गया। तब देखिए दूरी और विस्थापन हमेशा समान होगा, दूरी और विस्थापन जो है समान हो रहा है। एक स्थिति में यहाँ पर समान हुआ, दूसरा स्थिति में ये 85 किलोमीटर हुआ, यहाँ
35 किलोमीटर हो गया, यहाँ अंतर हो रहा। एक स्थिति और देखते हैं, ओ से ए तक जाएगा, उसके बाद फिर ए से सी तक आएगा, उसके बाद क्या होगा देखिए आगे। दो कंडीशन देखे हैं, तीसरा कंडीशन देखते हैं। ओ से ए तक जाएगा, फिर ए से सी तक, ए टू सी तक आ रहा है, सी पॉइंट तक। तो ओ इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसमें डिस्टेंस हो जाएगा, ओ से ए तक का दूरी तय किया, ओ से ए प्लस ए से सी तक का दूरी, ए से सी तक का दूरी ले रहे हैं, ए सी, तो ओ से ए हो गया 60 किलोमीटर, प्लस ए टू सी, ए से सी की दूरी जो है 60 में से 25 घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 95 किलोमीटर उसने यात्रा किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अब देखेंगे, प्रारंभिक अवस्था यहाँ, अंतिम अवस्था यहाँ, सी पॉइंट तक लाया आया लास्ट में, ओ से ए तक गया, ए से फिर लौट करके यहाँ सी तक आया, तो प्रारंभिक अवस्था लास्ट अवस्था यहाँ है, तो सी 25 किलोमीटर है। देखिए इसमें जो है, इस कंडीशन में जो 95 किलोमीटर उसका क्या हुआ, दूरी तय किया, और जबकि विस्थापन जो है 25 किलोमीटर तय किया। एक कंडीशन और देखते हैं, ओ से ए की दूरी तय करेगा, ओ से ए, फिर ए से ओ तक फिर आएगा, मतलब ओ से ए तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर ए से यहाँ तक की दूरी आएगा, तब क्या होगा इस स्थिति में, डिस्टेंस देखिए, तो इसमें जोड़ दीजिए ओ ए प्लस ए ओ, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 60, मतलब उसने 120 किलोमीटर का दूरी तय किया। अब उसमें देखते हैं विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, प्रारंभिक अवस्था यहाँ है ओ, अंतिम अवस्था भी यहाँ ही है 0, तो ये वैल्यू हो गया 0, कहेंगे हम लोग उसका विस्थापन जो है 0 है और दूरी तय किया 120 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे साबित होता है इस एग्जाम्पल से कि मतलब दूरी कभी भी 0 नहीं होगा, जितना हम लोग दूरी तय करेंगे वो कभी भी 0 नहीं होगा, जबकि विस्थापन जो होगा वो 0 हो सकता है। विस्थापन देख रहे हैं, इस स्थिति में कोई भी जहाँ से शुरू करेगा उसी पॉइंट तक फिर लौट करके अगर वापस आता है, तो उस स्थिति में जो है विस्थापन जो है वो 0 के बराबर हो रहा है। तब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट may be 0, but magnitude of speed may not be 0, will not be 0. तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट may be 0, but magnitude of speed will never be 0. जितना दूरी हम लोग तय करेंगे वो कभी भी 0 नहीं होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो सकता है। The device which measures
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, is called odometer। ये जनरल नॉलेज में इस तरह का पूछा जाता है, किस यंत्र के द्वारा जो है हम लोग वाहनों के द्वारा जो डिस्टेंस जो तय की दूरी जो तय किया जाता है उसको हम लोग मापते हैं, तो इसका जो है यंत्र का नाम है ओडोमीटर। ये जो है जनरल नॉलेज में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे मोशन जो है मोशन को दो प्रकार में और बांट सकते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंसेज आर ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बराबर दूरी जो है बराबर समय में अगर तय किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म किस चीज़ को कहेंगे? इक्वल, नॉन इक्वल डिस्टेंस आर ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम, तब हम लोग उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। जैसे एक उदाहरण से समझिए यूनिफॉर्म का। मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया ओरिजिन 0, 5, 10, 15, 20। मान लेते हैं पहला सेकंड में 5 मीटर तय किया, दूसरा सेकंड में 10 मीटर तय किया, तीसरा सेकंड में 15, चौथा सेकंड में 20 मीटर। मतलब एक सेकंड में जो है वो 5 मीटर का दूरी तय कर रहा है। एक सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, तीसरा सेकंड में, मतलब एक सेकंड का जो है उसका तय करने का दूरी है 5 मीटर। तो इक्वल डिस्टेंसेज, इसमें क्या हुआ? इक्वल डिस्टेंस हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस बराबर है, और क्या ट्रेवल कर रहा है क्या? इक्वल टाइम में, टाइम भी बराबर हो रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम, तब हम लोग इस स्थिति को यूनिफॉर्म कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। आगे देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, when equal distances are traveled in equal time, तो इस स्थिति को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म। मतलब एक समान दूरी जो है समान समय में तय करेगा, समान दूरी समान समय में अगर तय करेगा तो स्थिति को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसा स्थिति बहुत कम ही आता है। अगर हम लोग डेली लाइफ में अगर हम लोग देखें डेली का, तो अगर हम लोग जॉगिंग करने जाएंगे, ठीक है, जॉगिंग करने जाएंगे तो क्या बराबर दूरी बराबर समय में तय होगा? मतलब अगर 10 लोग अगर जॉगिंग करने के लिए जा रहा है तो सभी का दूरी जो है और सभी का समय बराबर होगा? नहीं होगा। मान लेते हैं कि आप जो है गाड़ी लेकर के जा रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट में जो है उसका क्या हो रहा है, उसका स्पीड और
उसका जो है दूरी और समय जो है समान होगा, वहाँ पर क्या भीड़ में जो है कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर तो जो है एक समान नहीं रहेगा। तो उस स्थिति को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन डेली लाइफ नॉन इक्वल डिस्टेंसेज are traveled in equal time। तो इसमें क्या हो जाएगा, असमान दूरी समान समय में तय करेगा, समान समय में तय करता है। यूनिफॉर्म में क्या होगा, एक समान गति में समान दूरी समान समय में तय करेगा। नॉन यूनिफॉर्म में असमान दूरी मतलब दूरी अलग अलग हो जाएगा, अगर समान समय में तय करेगा तो इस स्थिति को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is calculated by distance traveled in unit time। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड। मतलब गति का अगर हमको उसका दर बताना है, मतलब अगर गति हो रहा है तो उसमें कितना स्पीड कितना क्षमता से गति हो रहा है, तो उसको व्यक्त करने के लिए क्या होगा, उसको हम लोग किस से व्यक्त करते हैं, मोशन को जो है गति का दर को जो है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड निर्धारित किया जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, मतलब कितना दूरी तय कर रहा है, कितना समय में तय करेगा, तो इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे स्पीड। तो इसका स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो ये तो यहाँ निकल करके आया स्पीड, मतलब कितना दूरी तय करता है कितना समय में, तो स्पीड हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, जितना समय लेगा टाइम टेकन, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्पीड क्या हो जाएगा, इसको v से अगर डिनोट करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड s बाय t लिख सकते हैं इसको। तो s का लिए हम लोग पहला क्लास में देखे थे, जो है डिस्टेंस का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, उसको हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं, मीटर, और इसको टाइम को सेकेंड में, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, अब अपने से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला जहाँ मिलेगा बस उसका वैल्यू बैठाइए,
यहाँ एस जो है क्या बता रहा है, किस चीज़ के बारे में, डिस्टेंस ट्रेवल, कितना दूरी तय कर रहा है, डिस्टेंस दूरी। तो दूरी का जो है SI यूनिट हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं, कल ही हम लोग देखे थे, ये हो गया मीटर, टी को हो गया समय, इसको सेकंड में, तो इसका SI यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग, ये तो सिर्फ SI यूनिट हुआ, अगर हम लोग लिखना चाहेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड वो भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर जिसे लिखते हैं ना किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो भी सही है, मतलब व्यवहारिक में, व्यवहारिक उपयोग के लिए वो भी सही है। लेकिन अगर SI में हम व्यक्त करेंगे तो ये यूनिट हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो लेकिन जो है ये किस स्थिति में होगा, ये यूनिफॉर्म के केस में स्थिति से आपको मिलेगा कि स्पीड अगर निकलेगा कि जितना दूरी तय करेगा और कितना समय ले रहा है, ये यूनिफॉर्म केस के लिए है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म जहाँ पर एक समान गति नहीं होगा, तो उस स्थिति के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे वैल्यू, जहाँ देखेंगे 1 मिनट के बाद जो है, कुछ समय के बाद उसका जो है स्पीड बदल रहा है, उसका जो है दूरी बदल रहा है, दूरी जितना तय कर रहा है और समय बदल रहा है, दोनों बदल रहा है, तब हम कैसे निकालेंगे। तो ये हम लोग इस स्थिति में जो है निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड, इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड, मतलब उसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जितना दूरी, टोटल दूरी जो तय किया है, बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा है जाने में, टोटल टाइम टेकन, कुल दूरी, कुल दूरी का जहाँ तक गया है, कुल दूरी ट्रेवल्ड किया, तय किया गया, बटा टोटल टाइम टेकन, कुल समय जितना उसको जाने में लगा है। तो इससे अगर हम लोग भाग देंगे तो यह हमारा निकल जाएगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की चर्चा करेंगे, मतलब हम लोग डेली लाइफ का कोई भी जो है मोशन का अगर चर्चा करेंगे, तो हमारा जो है वो निकलेगा नॉन यूनिफॉर्म में ही आएगा, एक समान गति उसमें नहीं मिलेगा आपको। जब भी मिलेगा तो जो है वो समान मिलेगा, दूरी जो है अलग अलग होगा, टाइम भी उसका अलग अलग होगा। तो यहाँ अगर हम लोग इसको भी से डिनोट करेंगे तो ये भी हो जाएगा S/T। तो ये हो गया हमारा क्या, स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अगर हमको पता रहेगा, अगर समय दूरी पता रहेगा, समय पता रहेगा, तो हम लोग क्या स्पीड निकाल सकते हैं। मतलब ये तीनों में कोई 2 वेरिएबल पता रहेगा तो हम लोग तीसरा वेरिएबल इससे निकाल सकते हैं। तो इसको, इस समीकरण को याद रखना है। एक सवाल बनाकर हम लोग देखते हैं, इस पर एक सवाल बनाते हैं। तो इसमें जो न्यूमेरिकल भी हम लोग कवर करते जाएंगे, जितना भी न्यूमेरिकल सवाल आएगा फिजिक्स में, तो वो भी हम लोग देखते जाएंगे। और एग्ज़ाम में किस तरह का सवाल पूछा जाता है कंपटीशन में, वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं एक सवाल, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 60 मीटर इन 44 सेकेंड, and then another 60 meter another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? What is the average speed
ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 60 मीटर, मतलब कोई वस्तु जो है ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है, वो पूरा किया है 16 मीटर जो है 4 सेकंड में 16 मीटर गया। पहला स्थिति दिया हुआ है 16 मीटर इन 4 सेकंड, एंड देन अनदर 16 मीटर, और दूसरा 16 मीटर इन 2 सेकंड, फिर जो है दूसरा जो है फिर 16 मीटर जो तय कर रहा है 2 सेकंड में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कह रहा है उस वस्तु का जो है औसत गति क्या होगा। तो हम लोग निकालेंगे क्या, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पहले निकाल लेंगे हम लोग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल वो दूरी कितना तय किया वो देख लेंगे। 16 मीटर प्लस 16 मीटर ये हो जाएगा 32 मीटर। अब देखेंगे टोटल टाइम टेकन, कुल कितना समय ले रहा है, टोटल टाइम टेकन, तो ये हो रहा है 4 + 2, ये हो गया 6 सेकंड। देखिए 16 मीटर हुआ ना, 16 मीटर 4 सेकंड में जा रहा है, फिर दूसरा 16 मीटर 2 सेकंड में, तो 16 मीटर ये टोटल दूरी हो गया, और 4 सेकंड 2 सेकंड टोटल टाइम हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज स्पीड का पूछ रहा है तो एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड। तो अभी हम लोग देख चुके हैं, फॉर्मूला निकाले थे एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल दूरी जितना तय किया है टोटल, उसके बाद जो है टोटल टाइम टेकन से भाग देना है, टोटल टाइम, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 32, ये हो गया 6, 32/6, ये हो गया 16/3। 16/3 क्या है, इसका यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ लिखना है हमेशा, कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो उसका स्पीड हो गया, या तो फिर आगे फिर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी कोई भी चीज़ का फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग उसके साथ में जो है उसका SI यूनिट भी लिखेंगे, ना कि ऐसे वैल्यू निकाल करके छोड़ देंगे। तो आज तो हम लोग देखें मोशन के बारे में, देखें डिफरेंट अलग अलग प्रकार के मोशन देखें, और उसमें जो है एवरेज स्पीड को भी कैलकुलेट किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।